हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में, जो कि हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट 2 का थर्ड पार्ट होने वाला है। तो इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये टॉपिक है क्या और इसकी हमें फिर जरूरत क्या पड़ती है। तो यहाँ पे देखो, एक ग्राफ होता है हमारा यहाँ पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ये ग्राफ क्या बताता है? ये ग्राफ हमारा बताता है कि जो हमारा ड्रग प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा मतलब कि जो हमारा ब्लड है, बेसिकली ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। तो जो हमारा ब्लड है, तो उस ब्लड में हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है और टाइम के साथ उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, वो हमारा ये ग्राफ दिखाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो थोड़ा समझना कि मान लो हमने यहाँ पे कोई ए हमारी एक ड्रग है, अब इसको हमने अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर किया, ठीक है, मतलब हम लोगों ने बॉडी में अपनी लिया, ड्रग को खाया। खाने के बाद क्या होगा? खाने के बाद होगा ये कि एक एक साथ जो है अचानक से ही पूरी जो दवा है वो ब्लड में नहीं पहुंच जाती है, वो धीरे धीरे करके ब्लड में पहुंचती है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि मान लेते हैं कि हमने जो है एक पार्टिकुलर टाइम, मान लेते हैं कि हमने जो है 12 बजे, ठीक है, दोपहर के 12 बजे हमने दवा खाई। अब 12 बजे जब हम लोगों ने दवा खाई तो धीरे धीरे क्या हुआ, लगभग जब यहाँ पे धीरे धीरे करके उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ना चालू हुई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस कर गई। अब ये जो लाइन है ये क्या, अभी हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी ब्लड की कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ना चालू हुई। अब ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी होती है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये हमारा, मतलब कह सकते हो ये हमारी वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जहां पे दवा अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट करती है। जैसे समझना, 12 बजे मान लो हमने दवा खाई, तो 12 बजे जैसे हमने दवा खाई तो धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ना चालू हुआ। अब बढ़ते बढ़ते जब कम से कम जो हमारी दवा का ब्लड में लेवल है, जब वो इतना क्रॉस करेगा, यानी कम से कम दवा की जब इतनी कंसंट्रेशन हमारी ब्लड में होगी, तब जाके दवा अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट करेगी। यानी इस लाइन के ऊपर जब दवा जाएगी तभी अपना इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। अब होगा क्या भाई, धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने दवा स्टार्टिंग में खाई है तो फिर धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, तो ये बढ़ेगा 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 और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे ब्लड जो है अपना इफेक्ट जब शो करेगी तो धीरे धीरे उसका एलिमिनेशन भी होता रहेगा हमारी बॉडी से। तो जैसे जैसे दवा बाहर जाती रहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम के बाद धीरे धीरे घटते 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 और फिर हमारी दवा का कंसंट्रेशन क्या होगा, दोबारा से ब्लड में जो है बिल्कुल लो पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे हमने दवा खाई 12 बजे, ठीक है, तो इसने बढ़ना चालू हुई और लगभग मान लेते हैं कि लगभग 4 बजे के आसपास दोबारा से हमारी ब्लड में जो है ड्रग की कंसंट्रेशन जीरो हो गई। अब आइडली जीरो नहीं होती है ऐसे, लेकिन हम मान लेते हैं जीरो हो गई। तो यहां पे देखो, अब 12 बजे हमने दवा खाई, 4 बजे ड्रग की कंसंट्रेशन जीरो हुई, लेकिन दवा का जो इफेक्ट है वो कब तक रहा? वो हमारी बॉडी में सिर्फ इस टाइम से लेके इसी टाइम तक की तो रहा, क्योंकि देखो इसी टाइम तक, मतलब दवा हमारी ब्लड में 12 बजे से 4 बजे तक रही, लेकिन जो इसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो कब तक रहा? वो हमारा इस टाइम लिमिट के अंदर रहा। यानी मान लेते हैं लगभग 12:30 बजे से लेके लगभग यहाँ पे 3 बजे तक, ठीक है, फिर 3:30 बजे तक हमारा, यानी कि इस 2.5 घंटे के बीच में ही हमारी दवा ने अपना इफेक्ट शो किया, है ना। क्योंकि इसके पहले देखो, इसके पहले क्या है, हमारी दवा ब्लड में है तो, लेकिन उसने अपनी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस नहीं किया। और इसके बाद भी क्या है, हमारी दवा ब्लड में थोड़ी बहुत बची तो है, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे जा चुकी है। यानी हमें ये समझना है कि ये जो इतना टाइम है, ठीक है, इसी बीच में दवा ने अपना इफेक्ट शो किया, ठीक है। तो यही हमारे लिए काम का होता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे ये चीज तो हम समझ गए कि दवा का ये एक होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब एक चीज यहाँ पे हमारी और भी होती है, ये हमारी होती है मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब ये क्या होता है, देखो इसी को हम लोग यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। यानी देखो, हम लोगों ने जब कोई दवा खाई तो दवा जब यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस करती है तब उसका इफेक्ट आना शुरू होता है। लेकिन अगर मान लो दवा की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कुछ ज्यादा ही हो जाए, मतलब हम लोगों ने जो दवा खाई है वो इतनी ज्यादा हो गई कि वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि बढ़ते बढ़ते वो इतनी ज्यादा, मतलब कि हमारे ब्लड में उसका लेवल इस वाली लाइन को क्रॉस कर गया, मतलब दवा की ब्लड में कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। तो अगर बाय द वे किसी भी कंडीशन की वजह से हमारी दवा इस लाइन को क्रॉस करती है, मतलब कि इससे भी ज्यादा अगर हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में हो जाती है, तो होगा क्या, होगा उसका मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है ये। यानी कि इस कंसंट्रेशन को अगर हमारी दवा ने क्रॉस किया तो उसके बाद दवा का टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका दूसरा नाम क्या है, मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। यानी यहां पे हमारा दवा का मैक्सिमम इफेक्ट आ जाता है, इसके बाद अगर दवा क्रॉस करेगी
तो उसके बाद दवा अपना साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देगी। यानी बेसिकली हम लोगों ने क्या समझा कि जो हमारी दवा है, हम ये चाहते हैं कि जो भी दवा हम लोग खाएं वो इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बीच में ही अपना इफेक्ट शो करे, क्योंकि अगर इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगी तो इफेक्ट आएगा नहीं, और अगर इस लाइन के ऊपर चली गई तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। यानी हम लोग चाहते हैं कि जो भी दवा हम लोग खाएं वो हमारी इस लाइन के ऊपर रहे लेकिन इस लाइन के नीचे रहे। और देखो, इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक विंडो। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो दवा हम लोग खाते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो दवा है वो हमारी थेराप्यूटिक विंडो के बीच में बनी रहे, क्योंकि जब तक इसके बीच में बनी रहेगी तब तक उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में बरकरार रहेगा। अगर इससे नीचे आई तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर इससे ऊपर गई, थेराप्यूटिक विंडो से ऊपर गई, तो दवा का टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। तो दवा को इसी रेंज में मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं कि जो भी दवा हमने खाई है वो इस रेंज के ऊपर रहे और इस रेंज के नीचे रहे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे ब्लड का जो है थोड़े थोड़े टाइम पे कह सकते हो सैंपल लेके और चेक किया करते हैं कि उसमें ड्रग की कंसेंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो अगर कंसेंट्रेशन गलती से भी ज्यादा हो जाती है तो हम लोग अगली डोज देने से पहले थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, और अगर हम लोग देखते हैं कि कंसेंट्रेशन कम हो रही है तो हम लोग अगली डोज जो है थोड़ा सा पहले ही दे देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर जैसे मान लो, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, ये हमारी मैक्सिमम। अब यहाँ पे हमने एक दवा खाई, ठीक है, अब मान लेते हैं कि वो सेफ है, ठीक है, लेकिन फिर भी सेफ भी है तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद तो उसका इफेक्ट यहाँ पे नीचे आ ही जाएगा ना। तो अब हम चाहते हैं कि जो दवा का इफेक्ट है वो कंटिन्यू बना रहे। तो अगर इस लाइन के बाद दवा का इफेक्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे ही दवा खत्म होने वाली हो उसकी थोड़ी देर पहले ही दूसरी डोज दे दें। तो जैसे ही दूसरी डोज देंगे तो देखो, जैसे ये नीचे आएगा तो दूसरी डोज क्या होगा, दूसरी डोज भी तो बढ़ना स्टार्ट होगी, तो बढ़ते बढ़ते अब ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो जब ये नीचे आएगी तो हम लोग यहाँ पे भी इस लाइन पे जैसे ही खत्म होने वाला होगा इससे थोड़ी पहले हम लोग दूसरी डोज तीसरी डोज दे देंगे। तो इस तरीके से देखो हम लोग क्या होता है कि डोज को जो है कंटिन्यू मेंटेन रखते हैं ताकि जो हमारी ड्रग की कंसेंट्रेशन है वो इसी रेंज के बीच में बनी रहे, है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि अगर मान लो ये जो डोज है दूसरी वाली, अगर हमने इससे बहुत पहले ही दे दी, मतलब मान लो ये खत्म नहीं, मान लो ये यहाँ पे पहुंची और हमने यहीं पे दूसरी डोज दे दी, तो अब क्या होगा, पहले तो इसकी ऑलरेडी ये यहाँ तक पहुंच चुकी है, अब जब दूसरी डोज हम लोग देंगे ना तो वो भी यहाँ पे पहुंचने लगेगी, और अब ये दोनों कंसेंट्रेशन मिलके क्या होगा, ये दोनों हो सकता है मिलके हमारा प्लस हो जाए और यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस कर जाए, तो अब यहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। यानी इसमें हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो दूसरी डोज है वो हम लोग तभी दें जब पहली डोज खत्म होने वाली हो, तभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू दवा का इफेक्ट मेंटेन रख सकते हैं। अब देखो, एक चीज आप लोग समझ रहे हो कि थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हम लोग हर दवा के केस में नहीं करते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सभी दवा के केस में हम लोग टाइम पे, जैसे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, इसमें ब्लड, ठीक है, हर एक प्रॉपर इंटरवल पे लगभग 2-3 घंटे पे ब्लड हमारी बॉडी से निकाल के चेक किया जाता है, ठीक है, कि उसमें दवा का कंसेंट्रेशन कितना है। तो भाई हर दवा के केस में हम लोग ये थोड़ी करते हैं कि हमने दवा खाई उसके बाद ब्लड निकाल के हम लोग चेक करेंगे कि अच्छा अब ब्लड में कितनी कंसेंट्रेशन है। ये हर दवा के केस में हम लोग नहीं करते हैं, ये हम लोग उस दवा के केस में करते हैं जिसका इफेक्टिव और टॉक्सिक डोज का जो कंसेंट्रेशन है, ठीक है, बेसिकली जिसका जो हमारा थेरापेटिक इंडेक्स है, एक होता है थेरापेटिक विंडो जो कि हमें यहां देखने को मिलता है, एक होता है दवा का थेरापेटिक इंडेक्स, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसका थेरापेटिक इंडेक्स काफी कम होता है उन्हीं दवा की हम लोग थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। अब थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, देखो, हमारी जो कोई भी दवा होती है तो उस दवा की दो डोज होती है, एक होती है इफेक्टिव डोज, एक होती है टॉक्सिक डोज। इफेक्टिव डोज, ध्यान से सुनना, इफेक्टिव डोज हमारी वो डोज होती है जो कि कम से कम चाहिए ही चाहिए अपने दवा का डोज, मतलब कह सकते हो मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। मतलब इफेक्टिव डोज हमारी वो डोज होती है जो लेने पर दवा का इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, ठीक, तो ये इफेक्टिव डोज हो गई। और एक होती है दवा की टॉक्सिक डोज। टॉक्सिक डोज हमारी दवा की वो डोज होती है जो कि हमारा अगर पेशेंट ने ली, ठीक है, तो वो 100% श्योर है कि वो मैक्सिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन को क्रॉस करेगी और दवा का टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव डोज वो डोज जो कि खाने पे इफेक्ट आएगा, टॉक्सिक डोज वो डोज जो कि दवा को लेने पर, दवा की ये डोज लेने पर हमें टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं कि कोई जो दवा है, ठीक है, उसकी इफेक्टिव डोज मान लेते हैं 100 mg है, ठीक है, मान लिया हमने 100 mg किसी दवा की इफेक्टिव डोज है, और वहीं पे मान लेते हैं कि उसी दवा की जो टॉक्सिक डोज है वो हमारी मान लेते हैं 1000 mg है। अब इसको आप लोग थोड़ा समझना कि 100 mg मान लेते हैं कि एक दवा की इफेक्टिव डोज है, तो इसकी एक टैबलेट मान लेते हैं 100 mg की है। तो अगर कोई पेशेंट एक टैबलेट खाएगा,
तो उसको उस दवा का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते हैं इसकी टॉक्सिक डोज कितनी है 1000 mg, तो 1000 mg के लिए इस एक टैबलेट की कितनी, क्योंकि एक टैबलेट 100 mg की है, तो जब वो 10 टैबलेट खाएगा, 10 टैबलेट, तब जाके उसका टॉक्सिक डोज आएगा। तो भाई देखिए ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई अगर एक टैबलेट खा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है गलती से कभी एक की बजाय 2 टैबलेट वो खा ले, या फिर हो सकता है 2 टैबलेट के बीच का टाइम इंटरवल वो थोड़ा सा कम कर दे। तो भाई देखिए इसकी तो कम से कम जब 10 टैबलेट वो खाएगा तब जाके टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। तो ऐसी दवा के केस में हमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए ऐसी दवाएं बहुत सेफ होती हैं, क्योंकि इनकी मान लीजिए अगर आप लोगों ने एक से ज्यादा भी टैबलेट खा ली तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक टैबलेट मान लीजिए इफेक्टिव डोज दे रही है, तो 10 टैबलेट जब खाएगा, अब 10 टैबलेट पेशेंट कभी भी अनइंटेंशनली तो नहीं खा सकता है ना, मतलब कभी गलती से कोई 10 टैबलेट थोड़ी खा लेगा दवा की। तो यहाँ पे हमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करनी होती है, यहाँ पे आराम से सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अब वहीं पे मान लीजिए हमारी एक बी दवा है, अब इसकी जो इफेक्टिव डोज है, ठीक है, इफेक्टिव डोज है वो मान लेते हैं कि 100 mg है, और वहीं पे इसकी जो टॉक्सिक डोज है अब वो मान लेते हैं कि 200 mg है। तो अब देखिए 100 mg यानी कि एक टैबलेट खाने पे इसका जो है इफेक्टिव डोज आ जाएगा, और वहीं गलती से 200 mg का क्या मतलब हुआ कि इसी की 2 टैबलेट, यानी गलती से अगर पेशेंट ने 2 टैबलेट खा ली, या फिर 2 टैबलेट के बीच में टाइम इंटरवल उसका थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि उसको एक टैबलेट सुबह खानी थी, एक टैबलेट शाम को खानी थी, और वहीं गलती से मान लीजिए उसने एक टैबलेट सुबह खाई, दूसरी टैबलेट उसने दोपहर में ही खा ली, तो अब यहाँ पे इस दवा के टॉक्सिक इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसी दवाओं के केस में हमें क्या करनी होती है, हमें करनी होती है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ये हम लोग क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि गलती से भी दवा जो है ज्यादा ना हो जाए और गलती से भी दवा कम ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमें दवा को इस लेवल के बीच में मेंटेन रखना है। अगर कम होगी तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, अगर ज्यादा होगी तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी दवाएं जिनका इफेक्टिव डोज और टॉक्सिक डोज के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, तो ऐसी दवाओं के केस में हम लोग करते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे थेरापेटिक इंडेक्स की बात करें तो थेरापेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है हमारा TD50 अपॉन ED50, मतलब कि TD50 मतलब यही हमारी टॉक्सिक डोज, तो टॉक्सिक डोज इसकी कितनी है 200, ठीक है, और इफेक्टिव डोज की कितनी है 100, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी थेरापेटिक इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2, जो कि बहुत ही कम है। वहीं अगर इस केस में हम लोग देखें तो इस केस में कितना आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थेरापेटिक इंडेक्स की वैल्यू 10 आएगी, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। तो देखिए थेरापेटिक इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा हमें थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ेगी। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि आखिर ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। आई नो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई थिंक ये वर्दी रहा होगा आपके लिए। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थ्योरी पोर्शन के बारे में। तो भाई देखिए थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होता है, मेजरमेंट होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, स्पेसिफिक ड्रग कंसेंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, कि ब्लड प्लाज्मा में ड्रग की कंसेंट्रेशन कितनी है, टू मेंटेन द ड्रग लेवल विद इन अ सर्टिफाइड डिफाइंड थेरापेटिक रेंज, ठीक है। तो जो हमारा थेरापेटिक इंडेक्स मतलब जो हमारी विंडो होती है, तो इसके बीच में हमारी मेंटेन रखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं। इंश्योरिंग मैक्सिमम सेफ्टी विथ मिनिमम टॉक्सिसिटी, ताकि हमारी जो सेफ्टी है, एफिकेसी है, वो मैक्सिमम हो सके और टॉक्सिसिटी हमारी कम से कम हो। बाय कंबाइनिंग नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, TDM enables the assessment of the efficacy and safety of a particular medication in a variety of clinical setting, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, अपना फार्माकोलॉजी वगैरह के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे TDM को जो है अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे मैक्सिमम सेफ्टी और एफिकेसी जो है देखने को मिल जाती है किसी ड्रग की। इट एम्स टू प्रमोट ऑप्टिमम ड्रग ट्रीटमेंट बाय मेंटेनिंग सीरम ड्रग कंसेंट्रेशन विद इन अ थेरापेटिक रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी थेरापेटिक रेंज के अंदर मतलब थेरापेटिक विंडो के अंदर ही हमारी दवा का मेंटेन इफेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज मेंशन है कि जैसे ये हमारी दवा है, ठीक है, तो एक दवा क्या होता है धीरे धीरे उसका इफेक्ट आना शुरू होता है, ठीक है, फिर एक टाइम के बाद क्रॉस कर जाता है। अच्छा देखिए एक दवा जो मैक्सिमम पीक शो करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सी मैक्स। सी मैक्स मतलब किसी पार्टिकुलर दवा का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन जो कि हमें ब्लड में देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी देखिए एक होता है AUC मतलब एरिया अंडर कर्व, तो ये जो हमारा ग्राफ बनता है किसी दवा का, तो इसके अंदर का जितना एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। बाकी ये मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, ये मैक्सिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, इसके ऊपर हमारा टॉक्सिक लेवल होता है, इसके ऊपर हमारा इफेक्टिव लेवल होता है, इसके बीच में हमें दवा को मेंटेन करना होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नीड ऑफ TDM के बारे में, तो यहाँ पे देखिए वही सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि ड्रग्स विथ नैरो सेफ्टी रेंज लाइक डिजॉक्सिन, लिथियम और फेनिटोइन नीड्स लेवल चेकिंग टू अवॉइड टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे देखिए इनका जो सेफ्टी रेंज है वो बहुत ही नैरो होता है, मतलब यहाँ पे इनका जो थेरापेटिक इंडेक्स है बहुत ही कम होता है। एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन डिफर इन ईच पेशेंट बिकॉज ऑफ। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई दवा है, ठीक है,
अब कोई दवा है तो हो सकता है कि ये जो दवा है ये किसी नॉर्मल पर्सन में बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रही है और हो सकता है किसी पार्टिकुलर पेशेंट में बहुत ही लेट में मेटाबोलाइज हो रही है। तो अगर बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दवा है वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, तो हमें हमें जो है उस पार्टिकुलर पेशेंट को ज्यादा डोज देनी पड़ेगी सेम इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए। और वहीं पे मान लेते हैं कि ये जो दवा है किसी पार्टिकुलर पेशेंट में, ठीक है, उसके जेनेटिक्स की वजह से बहुत ही स्लो मेटाबोलाइज हो रही है, ठीक है, बहुत ही स्लो मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, दवा उसके ब्लड में ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगी। तो उस टाइम यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग बहुत ज्यादा दवाएं जब ज्यादा डोज दे देंगे उसको, तो फिर उसके ब्लड में जो है ड्रग का लेवल बढ़ जाएगा, तो टॉक्सिक इफेक्ट आने के चांस हो जाते हैं। तो इन सारे ही केस में हमें थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। डोज अलोन डज नॉट शो एक्चुअल इफेक्ट, ब्लड लेवल गिव्स अ मोर एक्यूरेट गाइड। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि ब्लड में जो है लेवल कितना है ड्रग का, वही हमें बहुत ही एक्यूरेट गाइड देता है, ठीक है। जैसे किसी दवा का 100 mg इफेक्टिव है, लेकिन जो एक्चुअल एक्चुअल जो हमारा कह सकते हो गाइडेंस है, ठीक है, वो हमारा ब्लड लेवल से ही मिलता है हमें। तो वहां पे भी हम लोग जो है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग से हमें एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। उसके बाद हेल्प्स टू नो इफ द पेशेंट इज नॉट टेकिंग द मेडिसिन प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे देखो एक चीज ये भी है ना कि अगर मान लो कोई पेशेंट है, अगर उसकी हम लोग थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे, तो अगर मान लो पेशेंट गलती से दवा लेना भूल गया है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि ब्लड में क्या होगा, दवा का लेवल ही नहीं शो होगा। तो वहां पे वो भी हमें पता चल जाता है। अदर मेडिसिन में रेज और लोअर द ड्रग लेवल ड्यू टू इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने ए दवा ली, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने बी दवा ले ली। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना कि जो ए दवा है, ठीक है, तो नॉर्मली इसकी हमें 100 mg चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बी दवा हमने जो इसके साथ में ली है, ये इसके साथ इंटरेक्ट करके और इसको यहाँ पे हो सकता है इसकी प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ा दे, या फिर इसका एलिमिनेशन बढ़ा दे, इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई इसका जो 100 mg चाहिए था, अब इसकी बजाय हमें लगभग 150 या 200 mg चाहिए होगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी बॉडी से गायब हो जा रही है, या फिर जो है ब्लड में पहुंच ही नहीं पा रही है ना। तो वो सारी चीजें भी हो जाती हैं कभी कभी ड्रग इंटरेक्शन की वजह से भी। उसके बाद कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी, सीवियर इलनेस और ऑर्गन फेलियर कैन चेंज ड्रग हैंडलिंग। तो यहाँ पे देखिए प्रेगनेंसी वगैरह के केस में भी क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। एंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ड्रग विथ मिनिमम साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज तो यही है कि हम लोग जब थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि भाई हमें ड्रग को जो है इसी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में मेंटेन रखना है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाने देना है। उसके बाद यूजफुल व्हेन चेंजिंग डोजेज फॉर्म और व्हेन फास्ट इफेक्ट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमारा अगर डोज चेंज कर रहे हैं, डोजेज फॉर्म वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम भी हम लोग थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करके सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न्स, एल्डरली और पेशेंट विद सीवियर लिवर और किडनी डिजीज। तो भाई न्यूबॉर्न में क्या होता है, न्यूबॉर्न में मेटाबॉलिज्म, न्यूबॉर्न और एल्डरली पेशेंट्स में जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, ठीक है, वो स्लो होता है। जैसे न्यूबॉर्न में मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है पर ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ये चीज समझना। बाकी पेशेंट विद सीरियस लिवर और किडनी डिजीज, तो ऐसे जिनकी किडनी या लिवर डिजीज है, ठीक है, तो वहां पे भी हमारी ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होगी, तो उसकी उसकी हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो वहां पे भी हमारी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। तो ये था हमारे यहाँ पे नीड ऑफ टीडीएम। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग टीडीएम। तो कौन कौन से फैक्टर्स हमें थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते वक्त ध्यान रखने होते हैं, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके इन सभी को देखेंगे। जैसे कि हमारा पेशेंट्स डेमोग्राफिक, मतलब कि पेशेंट की क्या इन्फॉर्मेशन है, उसका नेम क्या है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, तो वो सारी चीज़ें हो। उसके बाद डोजेज रेजिमेंट, तो डोज का क्या शेड्यूल है। पैथोलॉजिक फैक्टर्स, ठीक है, तो उसको कोई बीमारियां तो नहीं है। अल्कोहल और टोबैको यूज, मेडिसिन और सैम्पलिंग रस। तो एक ही करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने पेशेंट्स डेमोग्राफिक के बारे में। तो भाई देखिए, जो पेशेंट का एज है, बॉडी है, वेट क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से जेनेटिक डिस्टर्बेंसेज हैं, या फिर उसकी जीन कैसे अलग है, तो वो सारी चीजें अफेक्ट करते हैं कि ड्रग कैसे अब्जॉर्ब हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे मेटाबलाइज हो रही है, कैसे एलिमिनेट हो रही है। और इन सभी चीजों की वजह से जो ड्रग का इफेक्ट है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रग की एफिकेसी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एल्डरली पेशेंट्स मे क्लियर ड्रग्स मोर स्लोली एंड इन्फेंट्स हैव इमेच्योर लिवर एंड किडनी फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए, चाहे जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, मतलब बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, या फिर जो हमारे इन्फेंट्स मतलब कि न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, तो उनका लिवर वगैरह उतना डेवलप नहीं हुआ होता है। और एल्डरली पेशेंट्स का क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ओल्ड हो चुका हो, काम करना उतना बंद कर देता है, मतलब कि थोड़ा कम कर देता है। तो इन दोनों ही केस में क्या होता है कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इस केस में हमें ध्यान रखना होता है कि ड्रग की डोज कहीं गलती से ज़्यादा ना हो जाए। तो इस केस में ये सारी चीज़ें हमारी अफेक्ट होती हैं। उसके बाद हमारा डोजेज रेजिमेन एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। तो यहाँ पे देखिए, टोटल डेली डोजिंग इंटरवल एंड हाउ लॉन्ग द पेशेंट हैज बीन ऑन ट्रीटमेंट डिसाइड वेदर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज रीच्ड। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे
कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ दवाएं ना बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए लेनी होती हैं, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि जब बहुत लंबे टाइम तक दवा लेनी है, तो कभी कभी मान लीजिए ऐसा होगा कि पेशेंट दवा लेना भूल गया, या फिर पेशेंट ने दवा जो है पता चले उसने ले ली हो, उसको याद ना रहा, उसने दोबारा ले ली। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि जब काफ़ी लंबे टाइम तक लगभग 2-3 महीनों तक किसी डिजीज का ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पे थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। और इरेगुलर डोजिंग या फिर वेरी लॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से ब्लड लेवल में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, ड्रग के ब्लड लेवल में चेंजेस थोड़े से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये फैक्टर काफ़ी अफेक्ट करता है हमारा टीडीएम को। उसके बाद पैथोलॉजिक फैक्टर्स की बात करें, तो भाई देखिए, अगर किसी पेशेंट को लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, क्योंकि देखिए लिवर किडनी के थ्रू क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, एलिमिनेशन होता है, हार्ट हमारे पूरे ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई करता है, तो भाई पूरे दवा को सप्लाई बेसिकली हार्ट के थ्रू ही हो रही है। उसके बाद थायराइड डिसऑर्डर्स में भी हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमारी दवा एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इन सभी केस में अगर कोई भी डिजीज है, तो क्या होगा भाई, दवा का कह सकते हो जो एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, एलिमिनेशन है, वो अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से ड्रग कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन यहाँ पे कम हो गया लिवर किडनी डिजीज की वजह से या फिर किसी भी कंडीशन से, तो वहाँ पे हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, तो ये भी हमारा अफेक्ट करता है। उसके बाद अल्कोहल एंड टोबैको यूज, तो यहाँ पे देखो, जो हमारा अल्कोहल होता है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। भाई ड्रग क्या होता है, मेटाबोलाइज होती है, मेटाबोलाइज कैसे होती है, हमारे एंजाइम्स के थ्रू। तो जो एंजाइम्स ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो अल्कोहल्स उनको यहाँ पे इनहिबिट यानी कम भी कर सकता है, तो बढ़ा भी सकता है। इन दोनों ही केस में क्या होगा, अगर कम किया तो हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रग का लेवल बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहेगा, तो वहाँ पे टॉक्सिक डोज आने के चांस, टॉक्सिक इफेक्ट आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर बढ़ा दिया तो हो सकता है ड्रग बहुत ही जल्दी मेटाबोलाइज हो जाए, तो हमारी ड्रग का हो सकता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन ही बहुत ही कम टाइम तक के लिए हमें देखने को मिले। तो इन दोनों ही केस में हमारा ब्लड लेवल चेंज हो सकते हैं मेडिसिन के, ठीक है। तो वहां पे भी हमें ध्यान रखना होता है। टोबैको स्मोक कंटेन्स पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दैट इंड्यूस लिवर एंजाइम्स एंड लोअर ब्लड लेवल ऑफ सम ड्रग्स। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा जो टोबैको होता है, ठीक है, तम्बाकू होता है, तो उसमें हमारे कुछ पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि लिवर एंजाइम्स को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम्स बढ़ेंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ड्रग का लेवल हमारी ब्लड में कम हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद मेडिसिन और सैम्पलिंग एरर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि देखिए, मिस्टेक सच एज गिविंग द रॉन्ग डोज, रॉन्ग टाइमिंग ऑफ डोज और इम्प्रॉपर ब्लड सैंपल हैंडलिंग कैन गिव मिसलीडिंग रिजल्ट। जैसे कि हम लोग मान लो कि हमारा लैब में थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग हो रही है। अब वहां पे पता चले कि जो डोज है, ठीक है, वो यहाँ पे गलत दे दी गई हो या फिर रॉन्ग टाइम पे दे दी गई हो। मतलब मान लो कोई पेशेंट है, अब उसने पता चले सुबह शाम उसको दवा खानी थी, अब उसने एक सुबह खाई और दूसरी उसने दोपहर में ही खा ली, और उसके बाद वो तुरंत यहाँ पे क्या नाम है, टीडीएम के लिए चला गया। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जब भी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करी जाएगी तो ब्लड में लेवल बहुत ही ज़्यादा शो होगा। या फिर मान लीजिए उसने सुबह की डोज ही स्किप कर दी, तो वहाँ पे भी हमारा जो है मतलब गलत रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से एक मिस इंटरप्रिटेड रिजल्ट हमें शो हो सकता है। तो ये भी चीज़ें भी हमारी मायने रखती हैं। उसके बाद अगर ब्लड सैंपल, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे ब्लड निकाल रहे हैं, भाई थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग होती कैसे है, ब्लड निकाला जाता है, उस ब्लड में हमारी ड्रग का लेवल चेक किया जाता है। तो अगर अगर वहाँ पे लेवल चेक करते समय ही हमारा सैंपल, जो ब्लड का सैंपल लिया गया है, अगर उसको हैंडल करते समय कोई प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे भी हमारा गलत रिजल्ट आ जाएंगे। तो वो भी हमारा एक फैक्टर अफेक्ट करता है। उसके बाद लेबोरेटरी, तो जिस लैब में हमारा चेक हो रहा है, ठीक है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वहाँ पे मान लो कोई इक्विपमेंट है वो फॉल्टी है, या फिर गलत तरीके से उसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे भी हाई या फिर लो ड्रग कंसंट्रेशन हमें देखने को मिल सकती है, जो कि गलत रिजल्ट शो कर सकता है। भाई थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने के बाद पता चले अगर रिजल्ट ही गलत आ जाए, तो फिर वो तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद सैम्पलिंग टाइम, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड मस्ट बी कलेक्टेड एट द करेक्ट टाइम, यूजुअली एट स्टेडी स्टेट और ऑफन जस्ट बिफोर द नेक्स्ट डोज। जैसे कि यहाँ पे जब हम लोग, यहाँ पे क्या होता है कि एक डोज जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो जब दूसरी डोज देने वाली होती है उसके थोड़ी देर पहले ही हमें ब्लड को कलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बहुत जल्दी कर लिए, भाई बहुत जल्दी, मान लो हम लोगों ने यहाँ पे इसी टाइम पे ब्लड को कलेक्ट कर लिया, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हमें ड्रग की कंसेंट्रेशन शो ही नहीं होगी ना, ब्लड में बहुत ही कम शो होगी। तो हमें लगेगा कि ड्रग की कंसेंट्रेशन एक्चुअल में बहुत कम है, जबकि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने सैंपल बहुत पहले ले लिया। जबकि अगर हम लोग पता चले सैंपल को बहुत ही बाद में ले रहे हैं, कि भाई दवा अपना इफेक्ट रखे शो कर चुकी है, अब वो खत्म होने वाली है, तब हम सैंपल ले रहे हैं, तो उस टाइम भी हमें क्या होगा, ड्रग की कंसेंट्रेशन बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो ये भी हमारे लिए गलत रिजल्ट आ जाएगा ना। हमें कब लेना चाहिए, हमें लगभग जो है इस टाइम या फिर इस टाइम के बीच में जो है अपने सैंपल को लेना चाहिए, ताकि हमें एक्चुअल कंसेंट्रेशन का पता चल सके, है ना। तो वो चीज़ें भी आ जाती हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे पेशेंट कंप्लायंस।
तो अगर मान लीजिए पेशेंट ने कोई डोज यहाँ पे स्किप कर दी, या फिर कोई डोज यहाँ पे डबल ले ली, या फिर उसने इनकरेक्ट टाइम पे ले ली, तो इन सारे केस में भी क्या होगा भाई, जो ड्रग का लेवल है हमारे ब्लड में वो चेंज हो जाएगा। अगर पेशेंट ने डोज स्किप कर दी तो ब्लड का लेवल काफी कम हो जाएगा ड्रग का, और अगर डबल डोज ले ली तो ड्रग का लेवल काफी बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारा इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद इंडिविजुअल कैपेसिटी टू डिस्ट्रीब्यूट मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट द ड्रग। तो भाई वही चीज़ है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक डिफरेंस होता है ना, कुछ लोगों के अंदर कुछ एंजाइम्स होते ही नहीं है, फिर कुछ लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में भी हमारा क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन हमारे ड्रग लेवल्स यहाँ पे वेरी कर सकता है। और उसके बाद फाइनली अगर बात करें अल्टर्ड प्रोटीन बाइंडिंग की, तो अगर मान लो किसी पेशेंट में लो एल्बुमिन या फिर कंपटीशन फ्रॉम अदर ड्रग्स बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कैन इंक्रीज द फ्री फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, रेजिंग द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। तो भाई देखिए, अगर एल्बुमिन में कोई ड्रग पता चले ए ड्रग एल्बुमिन से बाइंड है, और कोई बी आए, अब वो कंपटीशन करने लगे, तो बी बाइंड होगी तो ए वाली हट जाएगी, तो ए वाली फ्री हो जाएगी ना, तो उसका कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे इन सारे केस में भी हमारा यहाँ पे ड्रग का लेवल यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि टीडीएम को अफेक्ट करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइनली अपने इंडियन सिनेरियो ऑफ टीडीएम के बारे में। तो इंडियन सिनेरियो ऑफ टीडीएम में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि इंडिया में थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का क्या सिनेरियो है, कि किस तरीके से थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इंडिया में क्या रोल प्ले कर रही है, और अच्छे से हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है, फिर कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं इंडिया में। तो टीडीएम इंडिया में जो है लेट 1980s में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ओवर द लास्ट डिकेड इट हैज़ ग्रोन इन पैरेलल विद द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और लास्ट कुछ डिकेड्स में, ठीक है, हमें जो है मतलब ये ग्रो होते हुए दिखी है इंडिया में। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि टीडीएम सर्विस इंडिया में कैसे ऑफर करी जाती है, तो जो लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, बेसिकली जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे तो हमारे प्रॉपर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ से ही हमारे ऑफर होती है। और प्राइवेट सेक्टर्स में भी हमारे बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हमें जो है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की सर्विसेज ऑफर होते हुए देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग इंडिया में कुछ चीज़ों को देखें कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं साथ में, जिसकी वजह से टीडीएम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या फिर इफेक्ट होता है। तो इंडिया में देखो, इंडिया में क्या है कि इंडिया में एलोपैथिक के साथ साथ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया में एलोपैथ के अलावा आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, ये सारी चीज़ें भी हमें साथ में देखने को मिलती हैं एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में। तो समटाइम्स क्या होता है, एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स को प्रिस्क्राइब ड्रग्स विथ दीज सिस्टम्स स्पेशली फॉर क्रॉनिक डिसऑर्डर। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स, मतलब कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो मतलब एलोपैथिक ड्रग्स तो ऑफर करते ही हैं, मतलब बेसिकली अंग्रेजी दवाओं के साथ साथ वो हमारी कभी कभी हो सकता है होम्योपैथी की भी कोई दवाएं ऑफर कर दें, आयुर्वेदा की भी कोई दवाएं ऑफर कर दें। तो अब इस केस में क्या होगा, जब पेशेंट दोनों दवाओं को एक साथ ले रहा होगा, तो वहां पे अगर उसकी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करी जाएगी, तो भाई उस केस में उसका जो ड्रग लेवल है वो काफ़ी हमें चेंज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा ड्रग लेवल्स को इनडायरेक्टली बहुत मतलब अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टीडीएम अच्छे से नहीं हो पाएगा इस केस में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टॉपिकल ट्रॉपिकल डिजीजेज एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की, तो यहाँ पे देखो जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया है, तो ये इंडिया भी क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही हाई बर्डन ऑफ इन्फेक्शन, डायरिया, वार्म इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस, ठीक है, और उसके बाद हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे हमारे डिजीज हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है, मान लो वो किसी और डिजीज की दवा ले रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसको यहाँ पे मान लो कि हमारा डायबिटीज भी हो रखा है, ठीक है, उसको एड्स भी मान लो हो रखा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो हमारा ब्लड लेवल है, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक डायबिटीज एंड एड्स ऑल्सो ऐड टू द बर्डन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे हमारा एड्स का भी बर्डन है, डायबिटीज का भी बर्डन है। लेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिले वर्सन आउटकम्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को ये सारी बीमारियां होती हैं और उनको पता भी नहीं होता है, और बहुत ही लेट उनकी डायग्नोसिस होती है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट यहाँ पे और ज़्यादा डिले और वर्स हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, कि किसी में किसी विटामिन की कमी है, किसी के अंदर किसी विटामिन की कमी है। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे एथनिक डिफरेंसेस की बात करें, तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी, ठीक है, जैसे नॉर्थ के लोग बहुत ही अलग ही होते हैं, साउथ के लोग थोड़े अलग ही होते हैं, मतलब एक इंडिया के अंदर भी देखा जाए तो
हम लोग इंडिया के अंदर भी 2-3 कंट्री बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ही अलग-अलग रीजन में जाने पे बहुत अलग-अलग लोग देखने को मिलते हैं, जिनकी जो कि सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि उनकी पूरी जीन, उनकी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म ही अलग होता है, जिसकी वजह से भी हमारा अलग-अलग दवाएँ अलग-अलग टाइप का इफ़ेक्ट शो करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो फेनिटोइन मेटाबॉलिज्म विया पैरा हाइड्रोक्सिलेशन शोज सिग्निफिकेंट इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन। तो जैसे फेनिटोइन हमारी ड्रग होती है, अब इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा पैरा हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। अब अलग अलग लोगों में ना, अगर मतलब देखा जाए तो इंडिया में अलग अलग जगह जाने पे ये जो मेटाबॉलिज्म है इसका रेट यहाँ पे कम या ज़्यादा अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जो है शो करता है कि किस तरीके से अलग अलग जीन्स अलग अलग जो है जगह से जो है लोग होते हैं उनमें हमें काफ़ी अलग टाइप से जो है मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे टीडीएम को अफेक्ट करती हैं। और बाकी ये हमारा इंडियन सिनेरियो है टीडीएम का। और यहाँ पे हमारा थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का चैप्टर खत्म होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिकेशन एडहेरेंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।